कभी भी इसको जरूरत पड़े सेम टाइप में हम लोग उसको यूज कर सके। अब उसको सेम टाइप पे यूज करने के लिए आपको डायनामिक वेबसाइट्स क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, डायनामिक वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए आपको जिसकी जरूरत पड़ती है, पता है किसमें बनती है डायनामिक? डायनामिक वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए आपको एक तो क्या पीएचपी को यूज कर सकते हो, ठीक है, जेएसपी को यूज कर सकते हो, आप एएसपी को यूज कर सकते हो, या ASP.NET को यूज किया जा सकता है, एंड देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स जिनको यूज करके हम लोग अपनी डायनामिक वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट चाहे आपकी डायनामिक हो या फिर वो स्टैटिक हो, अब वेबसाइट्स के लिए बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक, अब आपने अपनी वेबसाइट को डिजाइन या डेवलप कर लिया, आफ्टर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर वेबसाइट, जब हम लोग अपनी वेबसाइट को डिजाइन या डेवलप कर लेते हैं, डिजाइनिंग में इस करके बोल रहा हूँ कि अगर आपने स्टैटिक साइट की, उसकी लुक एंड फील बनाया, डेवलपमेंट ये बोल रहा हूँ कि आपने इनमें से कोई भी लैंग्वेज को यूज करा, ठीक है, फिर आपने उसको कोड करा एंड फाइनली अपना प्रोडक्ट बना दिया। आपको डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के बाद जरूरत जिन चीजों की पड़ती है, पहला वी नीड अ डोमेन नेम, कि किस नाम से आपकी वेबसाइट आइडेंटिफाई की जाएगी। ठीक है, नेम ऑफ द वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या रहेगा। ठीक है, अब ये आपने पढ़ा होगा कि वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन नेम। आपके पास .com बहुत ज्यादा कॉमन डोमेन नेम है, .co हो सकता है, .in हो सकता है, .biz हो सकता है। आज की डेट में तो इतने ज्यादा आ चुके हैं, मतलब अगर आप एडवोकेट है तो आपके हो सकता है कि .lawyer भी हो। ठीक है, अगर आप डॉक्टर है तो हो सकता है कि उसके अंदर डॉक्टर भी आपको मिल जाए, मतलब ढूंढने की बात है, ये आपको मिल जाएंगे। बट ज्यादातर .com, .co, .in, .biz, .co, ठीक है, फिर कंट्री स्पेसिफिक हो जाता है, जैसे हमारे पास ये .in है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डोमेन को बुक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जहां से आप डोमेन को बुक कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन बुकिंग सर्विसेज is provided by number of companies. उसमें से कुछ रिलायबल कंपनीज हैं, GoDaddy, Grok, Find Domains। ठीक है, ये कुछ कंपनीज हैं जिन कंपनीज के थ्रू हम लोग अपना डोमेन बुक कर सकते हैं। जो डोमेन बुकिंग होता है वो मिनिमम जो है टेन्योर उसका 1 ईयर, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो 10 इयर्स के लिए आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 साल से लेके 10 साल तक हम लोग उसको बुक कर सकते हैं। ठीक, और आपको डोमेन का प्राइस जो है वो वेरी कर सकता है, वेबसाइट टू वेबसाइट हो सकता है। अब जैसे आप GoDaddy में जाओगे ना, हो सकता है कि आपने होस्टिंग बुक करी और आपको वो डोमेन फ्री में दे दें। हो सकता है कि वहां पे जो आपको डोमेन मिल रहा है आपको वो बता रहे हो कि 500 रुपए का आपको .com डोमेन मिलेगा, साइन डोमेन्स में जाओगे तो वो 1000 रुपए का मिलेगा। अब फर्क क्या होगा, वहां पे नंबर ऑफ ईयर्स का प्राइस होगा। ठीक है, मतलब अगर आप 1 साल का बुक करते हो तो वहां पे भी 1000 का मिलेगा, लेकिन 10 साल के लिए करोगे तो 500 के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं जो वो आपको टाइमली प्रोवाइड करते रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है हम लोगों को चाहिए होती है वो होती है होस्टिंग प्लान। ठीक है, इन केस ऑफ स्टैटिक कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, एनी प्लान कैन बी। इन केस ऑफ डायनामिक वैसे अब प्लान होते हैं कौन कौन से हैं? एक हो सकता है आपके पास लाइनेक्स होस्टिंग, विंडोज की होस्टिंग, तीसरी होती है जावा, जो कि बहुत रेयर हम लोग यूज करते हैं, बट मेनली आपके पास 2 तरह की होस्टिंग्स मेन है, एक है लाइनेक्स की होस्टिंग और दूसरी है विंडोज की होस्टिंग। अब हमें कैसे डिसाइड करना होता है कि हम लोग लाइनेक्स में यूज करें, लाइनेक्स को यूज करें या विंडोज को यूज करें? जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड होगा कि आपको कैसी होस्टिंग चाहिए, या फिर होस्टिंग आपको क्या फीचर्स देती है कि क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पा रही है, नहीं कर पा रही। फॉर एग्जांपल, अगर आज से आप 10 साल पहले चले जाते तो विंडोज की होस्टिंग में पीएचपी की फाइल साइट्स नहीं चलती।
उसके लिए आपको स्पेसिफिकली लाइनेक्स की होस्टिंग ही लेनी पड़ती थी। लेकिन आज की डेट के अंदर क्या है कि आप विंडोज होस्टिंग के अंदर भी अगर लाइनेक्स की फाइल्स को रन करना चाहो तो आप लाइनेक्स की फाइल्स को रन कर सकते हो। ठीक, आप विंडोज में पीएचपी की जो फाइल्स हैं उसको रन करना चाहो तो पीएचपी की फाइल्स को रन कर सकते हो। जावा टोटली डेडिकेटेड है। अगर आपने 100% अपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट जो है वो जावा टेक्नोलॉजी के अंदर करी हुई है। ठीक है, जैसे आपने जेएसपी को यूज कर लिया, जेएसएफ को यूज कर लिया, ठीक है, तो इन सारी चीजों को यूज करके जब आप करोगे तो वहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो आपके पास कंपनीज आपको होस्टिंग डोमेन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वहीं से हम लोग होस्टिंग को भी आपको मिल जाती है स्पेस। अब जब आपको नॉर्मली आप एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखते हो अपनी वेबसाइट का, आई डोंट नो कि जब आपने पढ़ा था इसको तो आपको इसके बारे में कुछ डिस्कस हुआ था या नहीं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर एक फोल्डर होता है आईएमजी, जिसमें हम लोग सारी अपनी इमेजेस रखते हैं। एक होता है सीएसएस, जिसके अंदर हम लोग सारी सीएसएस वगैरह रखते हैं। एक होता है जेएस, जिसके अंदर हम लोग अपनी सारी जावा स्क्रिप्टिंग रखते हैं। ठीक है, देन एक इसके अंदर फोल्डर, मतलब जैसा काम आपने करना है उस तरह के आपको अपने फोल्डर्स जो है अलग अलग क्रिएट करने होते हैं, और हर एक फोल्डर में आपको रेलेवेंट डेटा जो है वही रखना है, ताकि कल को आपको ढूंढना पड़े तो आपको सारी फाइल्स को ढूंढना ना पड़े, आप सीधा एक सेक्शन, अब आपने एक मोबाइल वाला सेक्शन बना रखा है, यहाँ पे मोबाइल वाला फोल्डर अलग बना। ठीक है, आप किसी और डिवाइस में डील करते हैं लैपटॉप्स में, तो लैपटॉप्स वाला फोल्डर अलग बना। ठीक है, जिस तरह से आपके पास डिवाइसेस हैं उनके फोल्डर्स अलग बनाओ और उनकी रिलेटेड फाइल्स उसी में रखो। जब आप होस्टिंग बुक करते हो, होस्टिंग के अंदर भी आपको ये सारा कुछ बना बनाया नहीं मिलेगा, उसमें एक फोल्डर होता है public_html। आपको जितना भी अपना प्रोजेक्ट है वो सारे के सारा इसके अंदर अपलोड करना होगा, public_html के अंदर। ठीक है, वहीं से उठा के एज इट इज आपको यहाँ पे रखना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपको ये डोमेन बुक करना होगा तो आप इसको कैसे बुक करोगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग होस्टिंग की बात करते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सॉरी, डोमेन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं godaddy.com पे। अब यहाँ पे देखो godaddy get a .com for 299 स्टार लगा हुआ है यहाँ पे, 299 per year, first year grab the world most popular domain, second year 2 year purchase require additional year, उसके साथ और पैसे ऐड कर दिए। अब इसमें एक चीज और है कि आपको एक बार जो डोमेन बुक हो चुका है उसको वापस हम बुक नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ऑफलाइन बिजनेस के अंदर राम दी हट्टी एक जगह पे तो 10 दुकानें 10 गलियां छोड़ के राम दी हट्टी एक और हो सकती है, ऐसा नहीं है। वहां पे एक अपना ब्रांड जो बन गया सेम डोमेन में नहीं हो सकता। nicecomputers.in कोई दूसरा नहीं ले सकता, nicecomputer.com कोई और नहीं ले सकता। तो वो एक बार बुक हो गया सो हो गया। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें अवेलेबिलिटी चेक करनी है, कि हम लोग ये चेक करें कि क्या हमारा डोमेन अवेलेबल भी है या नहीं है। तो उसकी अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने डोमेन को पहले चेक कर लेते हैं। जैसे मैं अपने नाम से चेक करता हूँ, मिथुन ठाकुर। मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। अब डोमेन कोई भी हो, एग्जैक्ट मैच mithunthakkur.com 299। ठीक है, पॉपुलर इन इंडिया के लिए अगर आप बुक करना चाहते हो तो mithunthakkur.in। ठीक है, बाकी सारे उसने बता दिए, .co.in भी मिल जाएगा, देखो .live, ठीक, .your.co, अकेला सॉरी co, .shop, .world, .org, .xyz, .info, .net, ये सारे क्या हैं आपके, .site, .org.in, .store, .live, .me, .website। ठीक, ये सारे के सारे .today, इतने सारे आपके पास ये डोमेन के ऑप्शन। ठीक है, मतलब आपको एक नहीं मिल रहा, आप इसकी जगह कोई और बुक कर लो। ठीक है, हम नाम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, नाम हमें वही चाहिए, बट प्राइस उनका जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। देखो कोई 392 का है, कोई 700 का है। आपको कुछ डोमेन तो ऐसे मिल जाएंगे जो कुछ हजार रुपए में होंगे। देखो जैसे यहाँ पे है ये स्नेहा ठाकुर, ये प्रीमियम डोमेन है, snehathakkur.com। डोमेन देखो कितने का है, 1,57,000। सोनू ठाकुर 1,25,000, है कुछ भी नहीं है इसमें। बट जब ये किसी ना किसी पॉपुलर बंदे के नाम के साथ मैच करता होगा ना, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज करनी शुरू हो जाती है। जो GoDaddy है, GoDaddy आपको एक ऑप्शन देता है बिडिंग की। ठीक, आप क्या कर सकते हो, आपको लगता है कि जो पॉपुलर डोमेन अभी अवेलेबल है, जो कल को डिमांड में हो सकते हैं, ठीक है, आप उसको बुक करिए, बुक करके अपने पास होल्ड कर लीजिए।
होल्ड करने के बाद ऑब्वियसली कोई बंदा ऐसा होगा जो सेम नाम से प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहता है, तो आपसे उस डोमेन की कॉस्ट आपको पे कर सकता है, उसके लिए आप उसको सेल कर सकते हो, बिड कर सकते हो उसको। ओके, आपके पास ये अवेलेबल है कि ये वाला डोमेन हमारे पास अवेलेबल है। ओके, मैं यहाँ से ना अकाउंट में लॉग आउट। ओके, इसको करने के बाद आपको करना होगा ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको इसकी पेमेंट करना है, ठीक है। जो भी इसकी पेमेंट बनती है, मोड ऑफ पेमेंट जो आपने चूज करना है वो आप उसको पे कर दोगे। अब यहां से हम लोग करते हैं इसको ऐड टू कार्ट। देखो .com 5 इयर्स का प्राइस वो ये बता रहा है, और अगर हम लोग इसको सिर्फ 1 ईयर के लिए करते हैं 849, ठीक। और अगर आप 2 इयर्स के लिए करते हो एंड सो ऑन, प्राइस जो है 37% ऑफ होगा। देखो इस पे तो ये अप टू 10 इयर्स आप करोगे और आपको 10 ईयर से ज्यादा की ऑप्शन नहीं मिलती। 10 इयर्स में आपको 7% ऑफ मिल रहा है, उससे ज्यादा की ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 5 ईयर 3 ईयर कितना आपको बुक करना है, ठीक है। यहाँ पे 25% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ओके, इसमें सपोज हम लोगों ने ये 3 साल के लिए बुक करा, ठीक, ये डिस्काउंट मिल गया हम लोगों को। एक ये आपको एड ऑन प्रोवाइड कर रहा है, फुल डोमेन प्रोटेक्शन। अब आपने सपोज एक वेबसाइट बुक करनी थी, वो वेबसाइट किसी ने ऑलरेडी बुक कर रखी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस नाम से जो वेबसाइट रन हो रही है या जो रन कर रहा है वो कौन है बंदा, ठीक है। तो हर एक डोमेन का एक इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं हम लोग हु इज, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप वेबसाइट पे चले जाओ, हु इज वेबसाइट है whois.com, या फिर वो डोमेन, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ नाइस कंप्यूटर्स। nicecomputers.com is available 5,17,000 में। nicecomputers.in रिस्ट्रिक्शन भी अवेलेबल नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी पीछे हम लोगों ने जिस कंपनी से नेट4 के साथ हमारा टाइप था पहले, मतलब उस कंपनी से हमने अपना डोमेन लिया था, वो कंपनी बैंकरप्ट होगी, बंद होगी, तो उसके जितने भी डोमेन थे वो सारे पब्लिक हो गए। उसको क्या करा, एक आईकैन है कंपनी ICANN, ठीक है। अगर आपने एयर टिकट वगैरह बुक करते हो ना, तो उसमें आपने लोगो देखा होगा। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डोमेन का जितना भी स्टैंडर्ड है वो सारा वो ICANN करता है, ठीक है। तो ICANN ने क्या करा, नेट4 के जितने भी डोमेन थे वो सारे के सारे डोमेन उसने एक्वायर कर लिए और उन डोमेन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग सो मेनी अदर कंपनीज। तो उन लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि कम से कम 2 साल 3 साल का टेन्योर दे दो उनको बिना रिन्यूअल के, ठीक है। कई बार बंदों को नहीं पता लगता कि यार मेरे डोमेन की रिन्यूअल है या नहीं है। अब मैंने 5 साल के लिए रिन्यू करवा दिया, मेरे को तो मुड़ के कुछ लेना देना नहीं है, मैं 5 साल के बाद देखूंगा। लेकिन ऐसा ना हो कि 5 साल तक वो ओपनली अवेलेबल है और कोई भी उसको बुक कर ले। इसीलिए यहाँ पे देखो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करोगे तो कुछ ना कुछ दिखा देगा, देखो द डॉट इन restricted domain registration to the minimum 2 domains per individual, या आपको मतलब साइट की तरफ से वो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं या बैकग्राउंड में वो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, व्हाटएवर इट इज, तो आपको वो दिखा देगा। लेकिन अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जिसने भी ये बुक करी है वो कौन है। तो यहाँ पे whois आ रहा है, आपने whois.com को खोला, यहाँ पे आप सर्च करो नाइस कंप्यूटर्स और यहाँ पे whois nicecomputers.in। check I am not robot, submit, nicecomputers.in, ठीक है। क्लाइंट ट्रांसफर प्रोहिबिटेड, ये एड्रेस डिजिटल डोमेन टेक्नोलॉजी LLP, ये बिग रॉक वाले हैं। अब आप चाहते हो कि ये चीजें एक्सपोज ना हो, ठीक है। मतलब कब डोमेन बुक हुआ था, उसका एडमिन कौन है, एडमिन का ईमेल एड्रेस क्या है, ये चीजें एक्सपोज ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये डोमेन प्रोटेक्शन वाली ऑप्शन दे रहा है। नीचे आ रही थी ना एक ऑप्शन, प्रोटेक्ट योर डोमेन, full domain protection, prevent hackers from stealing your domain or making other unauthorized changes, ठीक है। या फिर आपको मतलब उसके ऑप्शन दे दिए कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए, हम लोग कहते हैं कि नो डोमेन प्रोटेक्शन, ठीक। फिर इसके बाद आप इसको करोगे कंटिन्यू टू कार्ट।
नहीं तो अगर आपको एड ऑन लेने होंगे तो आप वहां से ऐड कर सकते हो। आप चाहते हो कि हाँ मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उसको, ठीक, ताकि कोई भी उसको यूज ना कर सके। क्या आपको ईमेल अकाउंट चाहिए? नहीं चाहिए, ये आपके डोमेन वाले ईमेल अकाउंट होंगे, लाइक info@nicecomputers.in, ठीक है, एडमिशंस या फिर कुछ भी प्रमोशंस जो भी आप बनाना चाहते हो। तो आपको कितने चाहिए, यहाँ से आप ऐड कर लो, उतने नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा। 1 महीने का खर्चा दिखा दिया उसने, देन यहाँ से और 12 मंथ्स, इसका ऐड ऑन हो गया। फिर यहाँ से आई एम रेडी टू पे, इसका अगर आपके पास कुछ प्रमोशनल कोड है इसका, यहाँ से प्रोमो कोड डाल के अप्लाई कर दो, उतने % डिस्काउंट जो भी होगा आपको मिल जाएगा। देन आई एम रेडी टू पे करोगे तो आपका वो पेमेंट हो जाएगी और ये डोमेन जो आपका बुक हो जाएगा। क्लियर? मैं इसको करता हूँ अभी एम्प्टी। अब एक बार आपने डोमेन बुक कर लिया, उसके बाद आपके पास आता है होस्टिंग। अब यहाँ पे मैं आपको एक और दिखाता हूँ, बिग रॉक। बिग रॉक में देखो, आप डोमेन बुक करने ना आपको, यहाँ पे देखो .com डोमेन 799 का, .net 949 का, .in का प्राइस अलग है। ये 2 ईयर बंडल पे आपको ये मिल रहा है, ऑन सेल है, co.in है, BizLink। तो इस तरह से आपको अलग अलग वेबसाइट्स के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मिथुन ठाकुर, .org बेसिकली उसको माना गया कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, ठीक है, ताकि वो बंदे को ना नाम से पता चल जाए कि वो कैसा काम कर रहा है। ठीक, .com का मतलब ज्यादातर कमर्शियल वेबसाइट जो होती है वो .com के साथ होती है, ठीक है। org किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाली होती है, तो उसके लिए उसने कर दिया बाय फॉर ए कॉज गेट फ्री लोगो 2 ईमेल आईडीज और डोमेन नेम सिस्टम उसको प्रोवाइड कर दिया। गेट अ फ्री डिजिटल बिजनेस कार्ड, mithun.link, उसके आपको फ्री डिजिटल कार्ड दे दिए। तो ऐसे कुछ ऑफर्स जो हैं वो अलग अलग आपको मिल सकती हैं। तो यहाँ से भी सेम तरीका ही है, आपको इसको बाय करना होगा तो आप यहाँ से बाय करिए, बाय पे क्लिक करेंगे, वो आपसे डिटेल पूछ लेगा, आपको अपनी ईमेल एड्रेस अगर आपको यूज करनी है, मतलब कितने ईमेल एड्रेसेस आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर लो, ठीक, फिर कार्ट में ले जाएगा, कार्ट में जाके आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास कि हम लोगों को डोमेन बुक करने के बाद हमें होस्टिंग को बुक करना है। तो होस्टिंग के लिए भी यहीं पे चले जाओ, यहाँ पे होस्टिंग के प्लान मिल जाएंगे आपको। आपको वेब होस्टिंग चाहिए, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, वर्डप्रेस में कोई वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, या फिर आपको डेडिकेटेड सर्वर चाहिए। अब जो होस्टिंग होती है आपके पास, होस्टिंग भी आपके पास 2 तरीके की होती है होस्टिंग, एक तो होती है शेयर्ड और एक होती है डेडिकेटेड। जो शेयर्ड होस्टिंग होती है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ वेबसाइट्स आर यूजिंग सेम सर्वर। उसमें क्या होगा कि अगर एक सर्वर की कैपेसिटी, मतलब हम कहते हैं अगर हमारे पास एक Core i3 लगा हुआ है, ठीक है, या कोई एक सर्वर हमने लगाया हुआ है और उसको हमने उसके ऊपर 100 वेबसाइट्स हमने होस्ट कर दी, तो इसका मतलब वो पूरे सर्वर की कैपेसिटी जो है वो 100 नोड्स में डिवाइड हो, ठीक है, वो एट ए टाइम 100 वेबसाइट्स की रिक्वेस्ट को सुन भी रहा है और उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको जो रिस्पॉन्ड टाइम है वो थोड़ा कम ज्यादा हो। और जो शेयर्ड होस्टिंग होती है कई बार उसमें हम लोगों को 100% सेटिंग्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, उन्होंने हमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस दे रखी होती हैं। आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है वो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आपको एक स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना पड़ता है। शेयर्ड होस्टिंग के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ नया अपडेट आया, ठीक है, आपने तो अपने लोकल पीसी में सर्वर में उसको अपडेट कर लिया, लेकिन सर्वर पे वो अपडेट नहीं है, उसको करना तो आपको अपना पैकेज अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, और वो पैकेज आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नया पैकेज परचेज करना पड़ेगा। तो ऐसे वाली कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो शेयर्ड में रहती हैं, लेकिन जो शेयर्ड होती है ओवरऑल उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन जो डेडिकेटेड होते हैं वो 1 सर्वर 1 मशीन, 1 सर्वर 1 वेबसाइट, ओनली सिंगल वेबसाइट इज होस्टेड, उसके ऊपर एक वेबसाइट होस्ट की जाती है, सिंगल वेबसाइट। तो यहाँ पे भी
अब आपके पास यहाँ पे जो वेब होस्टिंग के प्लान्स हैं, चलते हैं वेब होस्टिंग प्लान्स, plans and pricing, launch for multiple basic sites as low as 1299 per month. इसमें वो आपको टोटल बता रहा है कि आपको 100 GB की स्टोरेज मिलेगी, 4 GB रैम होगी, 2 CPU होंगे, ठीक है, 2 वर्चुअल एलोकेटेड CPU कोर, अनमीटर्ड ट्रैफिक, ये होती है बैंडविड्थ। आप वेबसाइट को ओपन करते हो, सेंड करते हो, जिसने वेबसाइट बनाई उसका क्या खर्चा होता है, उसको अपनी वेबसाइट के लिए बैंडविड्थ लेनी होती है, ठीक है। अगर उसकी वेबसाइट के पास बैंडविड्थ खत्म हो जाएगी तो उसकी वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, उसकी वेबसाइट कंटेंट भेज नहीं पाएगी। तो कंटेंट भी तो आपको क्लाइंट तक पहुंचते हुए करने हैं ना, तो उसके लिए आपकी वेबसाइट के पास बैंडविड्थ होना जरूरी है। ये अनलिमिटेड ट्रैफिक का मतलब ये अनलिमिटेड बैंडविड्थ, जितने मर्जी यूजर आते रहे। नहीं तो पहले क्या होता था, रिस्ट्रिक्शन होती थी कि 1 महीने की 3 GB बैंडविड्थ। आजकल क्योंकि नंबर ऑफ यूजर बहुत ज्यादा, 3 GB तो कुछ भी नहीं होता, वो 1 मिनट में मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आप इस प्लान के अंदर यू कैन होस्ट अप टू 50 वेबसाइट्स, मतलब आप 50 सब डोमेन्स लेके उनको इसके ऊपर होस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। फ्री अनलिमिटेड SSL फॉर ऑल योर वेबसाइट। SSL सर्टिफिकेट्स आर सिक्योर सॉकेट लेयर। ये वो सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्योरिटी मींस कि वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जो डोमेन है वो जेन्युइन है, आपकी जो कंपनी है वो जेन्युइन है, और आपका जो URL होगा वो HTTPS के साथ खुलना शुरू हो, ठीक है। हम लोग जनरली सुनते हैं ना कि अगर आपको कहीं पे पेमेंट करनी है या वेबसाइट की रिलायबिलिटी देखनी है तो आपको वो देखना है कि वो HTTPS के साथ चल रही है, HTTP के साथ चल रही है। HTTPS के थ्रू जितना भी काम होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होंगी आपकी वेबसाइट के ऊपर, जितना भी डेटा ट्रांसफर होगा, वो सारे का सारा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा होगा। मतलब वो एनक्रिप्शन के लिए एक फॉर्मूला होता है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भेजी ABC, डेस्टिनेशन पे ABC पहुंचेगी, लेकिन इन बिटवीन ट्रांसफर होते होते हो सकता है वो XYZ 1 2 3 या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाए और वो ट्रांसफर, ठीक है। और अगर उसको कोई हैक करता है उस इन्फॉर्मेशन को इन बिटवीन, तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में पहुंचेगी, जिसको वो डी इनक्रप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस जिसने इनक्रप्ट करा है और जिसने उसको डी इनक्रप्ट करना है, उन दोनों के पास पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। मतलब उनके पास एक सेट ऑफ फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला लगेगा तब जाके वो ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो कन्वर्ट नहीं, ठीक है। तो इस करके HTTPS वाली वेबसाइट को ज्यादा सिक्योर माना जाता है। तो यू कैन ब्राउज नंबर ऑफ प्लान्स कि आपके पास कितनी वेबसाइट होस्ट करनी है। जैसे इसमें 200 GB के साथ 8 GB रैम है, ठीक है। इसमें 2 CPUs है, इसमें 4 CPUs है, ठीक। इसमें देखो 32 GB रैम है, 16 CPUs है, ठीक। तो खर्चा इनका ये 3700 पर मंथ है, ठीक है, पर मंथ खर्चा है। तो अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट कर लोगे तो ये काफी ज्यादा कॉस्ट इसकी बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें अब हम लोग बाकी के प्लान्स अगर देखें, अब देखो ये जैसे स्टार्टर होगी, अब आपने एक छोटी मोटी सी वेबसाइट बना दी 8-10 पेजों की, ठीक। तो आपके लिए 159 मतलब 150-200 रुपए भी नहीं पड़ता, 2400 बनता है। वैसे अगर मैं 200 रुपए के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है, तो आपने 1500 रुपए 1000 रुपए का डोमेन बुक करा, 2000 की आपने स्पेस बुक करी, ठीक, 3000 रुपए में आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, ठीक। तो प्रोवाइडेड आपको खुद बनाना आता हो। अब इसमें देखो 512 MB रैम है, आपकी 8-10 पेजेस 5-6 पेजेस की वेबसाइट है, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ HTML वाले पेजेस ही होंगे, तो उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा रैम की जरूरत पड़ने वाली भी है नहीं। एक वेबसाइट बनेगी, बैंडविड्थ से मतलब है अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, 30 GB की स्पेस आपको मिल जाएगी, एक डेटाबेस बना सकते हो, डेली बैकअप ले सकते हो, और एक ही सिंगल क्लिक में आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहो कर सकते हो। तो ये अगर एक छोटी वेबसाइट है, बंदे को एक छोटी मोटी वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए सफिशिएंट है। देखो अब स्टार्टर में हम लोग 159 पे है, इकोनॉमी के अंदर 190 है, मतलब 200 वाला आप ये भी लेके चलोगे ना, जिसमें आपको एक वेबसाइट है, स्पेस 100 GB हो गई, 10 डेटाबेसेस बना सकते हो आप, ठीक है। तो आप ये परचेज कर सकते हो। डीलक्स है, इसमें 500 रुपये महीना है, ठीक। देन जो उसमें मिलेगा वो तो सारा कुछ है ही है, प्लस ये सारा कुछ ऐड ऑन हो गया, 25 डेटाबेसेस हो गए, ठीक। देन इसके बाद अल्टीमेट आ गया जिसमें 659 रुपीज पर मंथ है,
तो ओवरऑल आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे तब भी कुछ काफी ज्यादा सस्ती पड़ेगी। अब देखो सपोज मैं इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। 499 रुपीज पर मंथ, मैं 420 रुपए रखता हूँ, ठीक है। तो 420 के हिसाब से 4200 एक हो गया और 800 एक हो गया, मतलब 5000 रुपया एक साल का। और 25 वेबसाइट, आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं। और अगर आपने सिर्फ ज्यादा नहीं 10 वेबसाइट्स भी आपने होस्ट करी और हर एक से आपने 3-3 हजार भी लिया, ठीक है, तो यू कैन गेट 30,000 सिर्फ होस्टिंग। ठीक है, मैं कहता हूँ 2000 रुपये में भी होस्ट करते हो, ठीक है, तब भी आपके पास 2000 into 10, ठीक है, 20,000 तब भी आपको बोलता है। आपने डिजाइनिंग तो चुनेंगे, आपने जो अलग खर्चा लेना है वो अलग ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डोमेन को बुक करोगे और फिर होस्टिंग। पहले आपको डोमेन बुक करना है, फिर आपको होस्टिंग बुक करनी है, ठीक है। पहले अपना वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप होस्टिंग बुक कर लो, बाद में डोमेन बुक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट पहले आप अवेलेबिलिटी चेक करो अपने डोमेन की, ठीक है, फिर आप उसके अगेंस्ट उसकी जो भी होस्टिंग लेना चाहते हो उस होस्टिंग को आप बुक कर सकते हो। अब ये सारा कुछ हो गया, हमारे पास डोमेन भी हो गया, होस्टिंग भी बुक कर ली। फिर हम लोगों ने अपने अकाउंट में लॉग इन करना है। जब हम लोग अपने अकाउंट में लॉग इन करते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे वो दिखाएगा हमें हमारा माई प्रोडक्ट, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आपने जाना है माई होस्टिंग में। माई होस्टिंग में जाके, अभी जैसे मैंने ले रखा है डीलक्स लाइनेक्स होस्टिंग का, यहाँ पे आप जाके करोगे मैनेज ऑल। मैनेज ऑल करने के बाद यहाँ से ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाना है आपको सेटिंग्स। अब सेटिंग्स में ही आपके डैशबोर्ड पे आ गया। अब देखो आपके पास क्या क्या है, PHP माई एडमिन, एक फाइल मैनेजर, FTP मैनेजर, बैकअप एंड GoDaddy। अब अगर तो आप स्टैटिक वेबसाइट्स अपलोड कर रहे हो, फिर आपको कहाँ जाना है, फाइल मैनेजर में। अब फाइल मैनेजर में जाओगे, फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा public_html। ये वो फोल्डर है जिस फोल्डर में आपने अपनी सारी वेबसाइट्स रखी, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने अपनी सारी वेबसाइट्स रख दी। अब आपने सपोज अपना प्रोजेक्ट बना रखा है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स आपने, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम फोल्डर ऐड करते हैं, डेमो, क्रिएट की फोल्डर। अब मैंने सपोज ये डेमो नाम का फोल्डर, अब इसमें मैं अपलोड करना चाहता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अभी डेमो फोल्डर के अंदर चला गया। अब मैंने क्या करना है, सपोज मेरी यहाँ पे एक वेबसाइट पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, ये वेबसाइट पड़ी हुई है। अब मेरे को क्या करना है, इसको, अब ये HTML फाइल्स पड़ी है, इमेज फाइल पड़ी हुई है, मेरे को इसको पकड़ना है यहाँ से, ये सारी फाइल्स को। ओके, इससे पहले मेरे को, अब मैं उस फोल्डर पे आ गया, यहाँ से मैं करूँगा अपलोड। अपलोड करा, फिर यहाँ से ये फाइल्स को उठाया सारी यहाँ तक, या आप एक ही शॉट में सारा कुछ डाल उठा के। वैसे ये वाली इसकी इमेजेस है नहीं, मैं इसको लेके नहीं जाता हूँ, यहाँ तक की है इसकी। ये इसको पकड़ो और यहाँ पे जाके ड्रॉप करो, ये तो भाई अपलोड होनी शुरू हो। यहाँ पे एरर आएगा, वो दिखा देगा एरर, ठीक है। ये आप अपना फोल्डर अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो, फोल्डर को अपलोड नहीं किया जा सकता, आपको फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आओ, वापस एक स्टेप, और यहाँ पे आके आपको रिफ्रेश करना है, इसको रीलोड कर लो। देखो सारी की सारी फाइल जितनी थी आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। टाइप करो इसको, यहाँ पे सारी इमेजेस आ गई, फिर उसके बाद ये HTML। अब अगर आपको वो फोल्डर फिर भी अपलोड करना है, तो आपको क्या करना होगा, ऐसे ही आप इसके अंदर यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करो, फोल्डर, ठीक है, इसका नाम रखो एसेट्स। ठीक, अब एसेट्स वाले फोल्डर के अंदर आपके पास 2 फोल्डर है, CSS और इमेजेस।
यहाँ पे एक और फोल्डर बनाओ CSS, फिर इसको ओपन करो। ठीक है, फिर यहाँ से इसको ओपन करो पैरेलल। अब यहाँ से करो अपलोड। ठीक, अब यहाँ से इसको उठाओ और यहाँ पे अपलोड करो। ठीक, तो अब वो फाइल जो है अब इसमें आ गई, रीलोड करो, वो फाइल यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब हम लोगों को चेक करना है कि जो हमने डोमेन, जिस डोमेन पे हमने उसको बुक करा था nicecomputers.in/demo, अब यहाँ पे देखो ये अपलोड हो गया, ये वाली इमेज नहीं खुली, ये वाली। ठीक, तो इसका जो लोड इमेज, क्योंकि अभी तक हमने इमेजेस ही नहीं लोड करी, हमने वो अभी तो सिर्फ CSS अपलोड करी है, तो यहाँ पे आपको एक स्टेप पीछे जाना है, 1 लेवल अप। ठीक, अब इमेजेस के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या फोल्डर बना हुआ है, IMG नाम से। ठीक है, ये वाली इमेजेस उसमें अपलोड होनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर और क्रिएट कर लेता हूँ IMG, इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे अपलोड करता हूँ, अपलोड। और जो मेरी ये इमेजेस पड़ी हुई हैं, इन सारे इमेजेस को उठा के इस पे अपलोड कर देता हूँ। ये जो ग्रीन हो गई इसका मतलब वो अपलोड होगी सारी, जो ये भी अपलोड हो गई। और अब इसको वापस हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो पहले ये इमेज चेक कर लेते हैं, इसको राइट क्लिक करो, ओपन इमेज एड्रेस, कौन सी इमेज है, ये वाली बनी हुई। ओके, ये है NZ बैनर के नाम से। अब ये चेक करने, अब देखो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सी इमेज नहीं अपलोड हुई। तो NZ-बैनर्स, यहाँ से हम लोग इमेजेस वाले फोल्डर में जाते हैं वापस। नहीं, वो उसमें होनी चाहिए आपके इमेजेस में, NZ-बैनर्स, NZ-बैनर्स। ओके, एक बार फिर से इसको the requested URL was not found on this server. ये एक्चुअली पता नहीं डिजाइन में कुछ गड़बड़ होगी इसके लिए, तो अदरवाइज जैसे आप इसको अपलोड करते हो ना के लिए, जैसे सेम लोकेशन पे उसको मिल रही है, तो सेम लोकेशन पे अगर वो वेबसाइट, वो फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी, फिर वो एरर नहीं देगा। यहाँ से आप इसको व्यू कर लो, देखो वो दिखा रहा है। इसकी स्पेलिंग ठीक है, SIX ये गलत है ना, स्पेलिंग गलत है, लोकेशन ही उसका मुझे देखो सारे।
है। तो इस तरीके से आपको डायग्नोज करना होता है कि कहाँ पे गड़बड़, मतलब फाइल्स को अपलोड करना शुरू करो, कौन सा पेज खुल रहा है कौन सा नहीं खुल रहा उसको देखो, चेक करो क्या वो उस पाथ पे है या नहीं है, ठीक है। बस वो पाथ चेक करते रहो, उसके अकॉर्डिंगली वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। और जो जो फाइल मिसिंग लग रही है आपको, उन फाइल्स को उठा के रखते रहो, ठीक है, सेम लोकेशन पे रखते रहो, कॉपी करते रहो, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। ओके सलोनी, आपका कुछ पूछना है आपको और? नो सर।